जरा सोचिए, एक सुबह कोई उठे और अचानक उसकी पहचान, उसका काम, उसकी नागरिकता, सब कुछ उससे छीन लिया जाए। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये हॉलोकॉस्ट की हकीकत की शुरुआत थी। आइए आज हम समझते हैं कि नफरत के वो बीज आखिर बोए कैसे गए, जिनसे इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया। तो साल था 1918। पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। दुनिया भर में लोग शांति की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जर्मनी के खंडरों के बीच एक कहीं ज्यादा खतरनाक कहानी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी। एक ऐसा देश जो पूरी तरह टूट चुका था और जहां नफरत के लिए जमीन तैयार हो रही थी। देखिए, युद्ध के बाद जर्मनी पर वर्साई की संधि थोपी गई और इसकी शर्तें सिर्फ सख्त नहीं बल्कि अपमानजनक थीं। जर्मनी पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया, उसकी सेना को बिल्कुल छोटा कर दिया गया और उसके कई जरूरी इलाके भी छीन लिए गए। इस संधि ने सचमुच देश की कमर ही तोड़ दी। और नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई। महंगाई का तो आलम यह था कि लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए ठेलों में नोट भरकर ले जाने पड़ रहे थे। हर तरफ बस भुखमरी, बेरोजगारी और गहरी निराशा का माहौल था। और यहीं से ना एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। जब कोई समाज इस तरह से टूटता है, जब लोगों को अपना भविष्य बिल्कुल अंधेरे में नजर आता है, तो वो अपनी तकलीफों के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। एक दुश्मन की तलाश शुरू हो जाती है। तो ये दुश्मन कौन बना? जर्मनी में ये दुश्मन बनाए गए यहूदी लोग। एक छोटी कहानी फैलाई गई जिसे पीठ में छुरा घोंपने का सिद्धांत कहते हैं। लोगों को बताया गया कि देखो, जर्मनी युद्ध हारा नहीं है, बल्कि जर्मनी को यहूदियों और समाजवादियों ने धोखा दिया है। ये एक बहुत आसान जवाब था और हताश लोग इस पर यकीन करने लगे। तो समाज में ये जो दर्द और गुस्सा भरा हुआ था, वो एक तरह से कच्चा माल था और बस जरूरत थी किसी की जो इसे अपने शब्दों के हथियार से एक धधकती हुई आग में बदल दे। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में एक नाम आता है, एडोल्फ हिटलर। एक नाकामयाब आर्टिस्ट जो कभी वियना की सड़कों पर भटकता था, लेकिन उसने जर्मन लोगों के इसी गुस्से, इसी अपमान और दर्द को बहुत करीब से पहचाना और उसे अपनी आवाज देने का फैसला कर लिया। हिटलर ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि अगर वो लोगों के डर और उनकी तकलीफों को जुबान दे दे तो लोग उसे अपना मसीहा मान लेंगे। उसके भाषणों में एक अजीब सी आग थी। वो लोगों को ठीक वही सुना रहा था जो वो सुनना चाहते थे, कि वो महान है और उनकी आज की हालत के लिए कोई और जिम्मेदार है। ये समझना जरूरी है कि नाजी पार्टी सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी प्रोपेगेंडा मशीन थी। उन्होंने स्वस्तिक जैसा एक पावरफुल सिंबल चुना जो हर तरफ नजर आता था। वो बड़ी बड़ी ड्रामेटिक रैलियां करते थे जो लोगों में एक जुनून भर देती थी। और इन सब के पीछे एक ही वादा था, जर्मनी की खोई हुई महानता को वापस लाना। हिटलर ने जेल में रहते हुए एक किताब लिखी, माइन काम्फ, जिसका मतलब है मेरा संघर्ष। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो नफरत फैलाने का पूरा ब्लूप्रिंट था। इसमें उसने साफ साफ लिखा कि जर्मन लोग एक श्रेष्ठ आर्य नस्ल हैं और यहूदी उनके नस्लीय दुश्मन हैं। और ये देखना वाकई हैरान कर देता है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। देखिए, 1933 में हिटलर चांसलर बना और सिर्फ 6 साल के अंदर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इन 6 सालों में एक एक करके ऐसे कदम उठाए गए जिसने लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया और दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। 1933 में एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जर्मन संसद, जिसे राइक्सटाग कहते हैं, उसमें आग लग गई। हिटलर ने फौरन इसका इल्जाम अपने राजनीतिक दुश्मनों पर डाल दिया और इसी बहाने इमरजेंसी लागू कर दी। लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए और देखते ही देखते सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली। जर्मनी का लोकतंत्र उसी आग में जलकर राख हो गया। फिर 1935 में नफरत को कानूनी जामा पहनाया गया। न्यूरेमबर्ग कानून लाए गए। इन कानूनों के तहत यहूदी लोगों की नागरिकता ही खत्म कर दी गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच शादी पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया। मतलब एक झटके में वो अपने ही देश में पराये हो गए, सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दिए गए। और ये सिर्फ कागज पर लिखे कानून नहीं थे, ये वो जहर था जो धीरे धीरे समाज की रगों में उतर रहा था। अब दुकानों के बाहर, पार्कों में, थिएटरों में ऐसे बोर्ड आम हो गए। स्कूलों में बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। नफरत अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। अब तक जो हो रहा था वो बहुत बुरा था, लेकिन अब भेदभाव और बहिष्कार की सारी हदें पार होने वाली थीं। अब बारी थी
खुली संगठित हिंसा की। ये तारीखें इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। 9 और 10 नवंबर 1938। इसे कहते हैं क्रिस्टल नाख्ट, यानी टूटे हुए कांच की रात। सिर्फ 2 रातों में 7,000 से ज्यादा यहूदी दुकानें और घर तबाह कर दिए गए। सैकड़ों सिनेगॉग यानी पूजा स्थलों को आग लगा दी गई। 90 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार दिया गया और करीब 30,000 यहूदी पुरुषों को गिरफ्तार करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। तो क्रिस्टल नाख्त सिर्फ कोई दंगा नहीं था, नहीं, ये एक सिग्नल था, एक साफ साफ सिग्नल, पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि नाजी शासन की मंशा अब सिर्फ भेदभाव करने की नहीं है, अब ये खुली हिंसा है। ये एक ऐलान था कि आगे जो होगा वो इससे भी कहीं ज्यादा भयानक होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब जर्मनी में ये सब चल रहा था तो बाकी दुनिया क्या कर रही थी? और इसका जवाब सच कहूं तो बहुत ही निराशाजनक है। बातें तो बहुत हुईं। दुनिया भर के देशों ने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है, उन्होंने हिंसा की निंदा की। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आई, जब उन बेसहारा लोगों की मदद करने की बारी आई, तो ज़्यादातर ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। शब्दों और एक्शन के बीच एक बहुत दुखद फासला था। इस खामोशी का, इस बेरुखी का एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है MS सेंट लुइस जहाज की कहानी। इस जहाज पर 900 से ज्यादा यहूदी शरणार्थी थे जो नाजी जर्मनी से अपनी जान बचाकर भागे थे। लेकिन क्यूबा, अमेरिका, कनाडा सबने उन्हें शरण देने से मना कर दिया। उस जहाज को वापस यूरोप लौटना पड़ा और उनमें से कई लोग बाद में हॉलोकास्ट का शिकार बने। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो बेहद बेहद स्याह है। पोलैंड में हॉलोकॉस्ट। ये सिर्फ कुछ घटनाओं की कहानी नहीं है, नहीं, ये उस सोची समझी एक पूरी मशीनरी की कहानी है जिसे लाखों लोगों को सिर्फ खत्म करने के लिए बनाया गया था। तो सब कुछ शुरू हुआ यहां से। सितंबर 1939, पोलैंड। जर्मन टैंक्स पोलैंड की सड़कों को रौंद रहे थे। एक के बाद एक शहर घुटने टेक रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था, नहीं, ये एक विचारधारा का हमला था। एक ऐसी सोच का जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आई। इस तबाही का, अंधेरे का पहला दरवाज़ा खटखटाया गया पहचान और अलगाव के साथ। नाज़ी शासन ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने यहूदी आबादी को बाकी लोगों से अलग करना शुरू कर दिया। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही खतरनाक, एक जानलेवा प्लान की शुरुआत थी। और ये अलगाव कैसे किया गया? डेविड के पीले सितारे से। एक ऐसा चिन्ह जो कभी आस्था का प्रतीक था, उसे अब नफरत और शर्म का बिल्ला बना दिया गया। इसे पहनना कंपल्सरी था। मतलब हर यहूदी अब एक चलता फिरता टारगेट था। भीड़ में भी वो अकेला था, आसानी से पहचाना जाने वाला। अब अगला कदम था घेराबंदी। यहूदियों को उनके घरों से, उनकी गलियों से जबरदस्ती निकालकर शहरों के कुछ खास हिस्सों में बंद कर दिया गया। इन जगहों को कहते थे घेट्टो। और ये दीवारें, ये सिर्फ ईंट और गारे की नहीं थीं। ये उम्मीद को, आज़ादी को कैद करने वाली दीवारें थीं। इनमें से सबसे बड़ा और शायद सबसे बदतर था वॉर्सो घेटो। वहां के हालात, अमानवीय कहना भी शायद कम होगा। सोचिए, एक छोटा सा कमरा और उसमें 6 से 8 लोग, पीने के लिए गंदा पानी, टाइफस और हैजे जैसी बीमारियां हर घर में, और भूख से तो हर रोज मौतें हो रही थी। और ये कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। देखिए, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए दिन में करीब 2000 कैलोरी की जरूरत होती है, और घेट्टो में ऑफिशियल राशन कितना था? सिर्फ 184 कैलोरी। मतलब ये तो सीधे सीधे लोगों को भूखा मारकर खत्म करने का प्लान था। ऐसी हताशा और मायूसी में जानते हैं सबसे बड़े हीरो कौन बनकर उभरे? बच्चे। छोटे छोटे बच्चे दीवारों में बनी दरारों से फिसलकर बाहर निकल जाते थे, रिस्क लेकर, सिर्फ एक आलू या रोटी का टुकड़ा चुराने के लिए। और कई बार वो फिर कभी वापस नहीं लौटते थे। इसके बाद नाजियों ने एक नया और बहुत ही खतरनाक झूठ फैलाना शुरू किया। एक शब्द, पुनर्वास, यानी रीसेटलमेंट। सुनने में लगता था जैसे कहीं अच्छी जगह ले जा रहे हैं, पर इसका असली मकसद था लोगों को बिना किसी शक, बिना किसी विरोध के उनकी मौत की तरफ ले जाना। और ये धोखा बहुत ही शातिर तरीके से दिया गया। लोगों से कहा गया कि उन्हें काम के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए दूसरी जगह भेजा जा रहा है। सोचिए, बुजुर्गों को चलने में आसानी हो इसलिए उन्हें छड़ियां दी गईं, बच्चों को बहलाने के लिए मिठाइयां दी गईं। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उनकी असली मंजिल मौत के कैंप थे।
और ये सफर भी मौत का ही दूसरा नाम था। लोगों को मालगाड़ी के डिब्बों में सचमुच जानवरों की तरह ठूंस दिया गया था। न कोई खिड़की, न पानी, न टॉयलेट। कई कई दिनों तक चलने वाले इस सफर में न जाने कितने लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। और जो इस सफर में जिंदा बच गए वो पहुंचे ऑशविट्स जैसी जगहों पर। देखिए, ऑशविट्स सिर्फ एक कैंप नहीं था, ये मौत की एक फैक्ट्री थी। एक ऐसी जगह जहां इंसानों की हत्या को एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस बना दिया गया था। हर चीज बिल्कुल तय और पूरी एफिशिएंसी के साथ। और इस फैक्ट्री के गेट पर क्या लिखा था? आर्बाइट माख्ट फ्राई, मतलब काम तुम्हें आजाद करेगा। शायद इतिहास का इससे बड़ा और इससे ज्यादा क्रूर मजाक और कोई नहीं हो सकता। ये वो पहली झूठी उम्मीद थी जो आने वाले कैदियों का स्वागत करती थी। कैंप के अंदर आते ही इंसान को इंसान ना समझने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। पहला कदम, सिर मूंड दिए जाते। दूसरा, उनके अपने कपड़े छीनकर एक जैसी यूनिफॉर्म पहना दी जाती। तीसरा, हाथ पर एक सीरियल नंबर गोद दिया जाता। बस, अब कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर था। ट्रेन से उतरते ही होता था सिलेक्शन। एक नाजी डॉक्टर बस एक इशारे से तय कर देता था कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। उसका हाथ दाईं तरफ गया तो मतलब काम, और अगर बाईं तरफ गया तो मतलब सीधे गैस चेंबर। और ये धोखा तो आखिरी पल तक जारी रहता था। गैस चैम्बरों को शावर रूम जैसा बनाया गया था। लोगों को शांत रखने के लिए उन्हें तौलिए तक दिए जाते थे। मकसद सिर्फ एक था कि आखिरी लम्हे तक कोई घबराए नहीं, कोई भगदड़ न मचे। और फिर दरवाजे बंद करके अंदर ज़ाइक्लोन बी गैस छोड़ दी जाती थी, सिर्फ 10 से 15 मिनट। बस इतनी ही देर में उस चेंबर के अंदर मौजूद हर एक इंसान की मौत हो जाती थी। ये थी उस मौत की फैक्ट्री की भयानक एफिशिएंसी। लेकिन इस घोर अंधेरे में भी उम्मीद की, हिम्मत की एक चिंगारी जली। 1943 में वारसा घेट्टू में जो थोड़े बहुत लोग बचे थे, उन्होंने तय किया कि वो चुपचाप नहीं मरेंगे, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। वो नौजवान यहूदी जो भूख से कमजोर थे, बीमारियों से घिरे थे, उन्होंने हथियार उठा लिए। उनके पास क्या था? कुछ पिस्तौलें, हाथ से बनाए हुए बम और बेहिसाब हिम्मत। और ये लड़ाई हफ्तों तक चली। सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर और क्रूर सेनाओं में से एक, और दूसरी तरफ भूख और बीमारी से टूटे हुए कुछ लोग। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लड़ते रहे। देखिए, उनका मकसद जीतना नहीं था, वो जानते थे कि यह नामुमकिन है। उनका मकसद था अपनी इंसानियत के लिए लड़ना, अपनी गरिमा के लिए लड़ना। उनका एक ही संदेश था दुनिया के लिए, हम चुपचाप नहीं मरेंगे। आखिर में पूरे घेट्टो को जलाकर राख कर दिया गया, विद्रोह कुचल दिया गया। लेकिन उन लड़ने वालों ने एक बात साबित कर दी कि मजलूम हमेशा सिर्फ मजलूम नहीं होते, वो योद्धा भी हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे हॉलोकॉस्ट के उस आखिरी सबसे दर्दनाक चैप्टर की। एक ऐसा वक्त जब आज़ादी की उम्मीद और नाजी क्रूरता की हताशा दोनों एक दूसरे से टकरा रही थी। ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये इंसानियत के सबसे काले दौर और उसके बाद दुनिया के सच से रूबरू होने की कहानी है। कैंप्स के अंदर ना असल में यही माहौल था। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ बाकी था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बात है 1943 के बाद की। दूसरा विश्व युद्ध अब एक नया मोड़ ले रहा था। नाजी जर्मनी, जो अब तक ऐसा लग रहा था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, अब धीरे धीरे चारों तरफ से घिरने लगा था। ये सब शुरू हुआ 1943 में स्टालिनग्राड में जर्मनी की हार के साथ। ये एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद तो समझिए, एक तरफ पश्चिम से मित्र देशों की सेनाएं आगे बढ़ रही थीं और दूसरी तरफ पूर्व से सोवियत सेना, मतलब नाजियों पर शिकंजा कसता जा रहा था। बाहर की दुनिया में एक उम्मीद की लहर थी, लेकिन कैंप्स के अंदर वहां तो अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। और जैसे जैसे नाजियों को अपनी हार साफ दिखने लगी, उनकी क्रूरता और भी भयानक हो गई। उन्होंने अपने गुनाहों के सबूत मिटाने के लिए जो किया, सच कहूं उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इतिहास में इसे डेथ मार्च का नाम दिया गया, मतलब मौत की तरफ एक पैदल यात्रा। उन्होंने कैंप्स खाली करवाए और कैदियों को कड़ाके की ठंड में बर्फ पर बिना कुछ खाए पिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। और नियम सीधा था, जो भी थक कर गिरा उसे वहीं गोली मार दी जाती थी। ये कोई आज़ादी की तरफ का सफ़र नहीं था, ये तो मौत की तरफ एक और यात्रा थी। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग,
और ये वो लोग थे जो सिर्फ इन डेथ मार्च के दौरान मारे गए, वो भी कब, जब जंग लगभग खत्म हो चुकी थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नाजी हुकूमत की आखिरी हताशा और उनकी बेरहमी का सबसे बड़ा सबूत है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जब कैंप्स के दरवाजे आखिरकार खुले। लेकिन ये कोई जश्न का मौका नहीं था। जो सैनिक सबसे पहले अंदर गए, उन्होंने जो मंजर देखा, उसने इंसानियत पर से उनके भरोसे को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। ये शब्द ऑशविट्स में घसने वाले एक सोवियत सैनिक के हैं। आप सोचिए, वो कोई जंग का मैदान नहीं था, वो इंसानियत का कब्रिस्तान था। सैनिकों को वहां सिर्फ लाशों के ढेर और चलते फिरते कंकाल मिले, जिनकी आंखों में एक ऐसा डर था जो शायद कभी नहीं मिट पाया होगा। और फिर एक एक करके कैंप्स आजाद होने लगे। माइज़दानिक, ऑशविट्स, बर्गन-बेल्सन, डाकाउ, बुकेनवाल्ड, ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं हैं। ये उन लाखों बेगुनाहों की यादें हैं जिन्होंने यहां अपनी जानें गंवाईं। यहां पर मित्र राष्ट्रों ने एक बहुत ही दूर की सोची और एक अहम फैसला लिया। उन्होंने कैंप्स की हर एक भयावह तस्वीर को, हर एक सच को जानबूझकर फिल्मों और तस्वीरों में कैद किया। जानते हैं क्यों? ताकि भविष्य में कोई ये कहने की हिम्मत ना कर सके कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। तो कैंप से आज़ादी तो मिल गई, मतलब जिस्मानी आज़ादी, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। बाहर की दुनिया उनके लिए एक खालीपन, एक शून्य की तरह थी, जहां कुछ भी पहले जैसा नहीं था। और हर उस इंसान के मन में जो किसी तरह बच गया था, बस एक ही सवाल था, अब जाएं तो जाएं कहां? सोचिए जरा, उनका घर नहीं बचा था, परिवार खत्म हो चुका था, यहां तक कि उनकी पहचान तक खो चुकी थी। ये वो आज़ादी थी जो अपने साथ एक ऐसा खालीपन लेकर आई थी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और शायद सबसे दिल दहला देने वाली कहानी थी उन हजारों बच्चों की, ऐसे बच्चे जिन्हें अपनी कोई पहचान ही याद नहीं थी, उन्हें अपना नाम तक नहीं पता था, अपने माँ बाप का तो सवाल ही नहीं उठता। अब उनके भविष्य को लेकर एक बहुत ही तकलीफदेह लड़ाई शुरू हुई कि आखिर ये बच्चे किसके हैं, ये कहाँ जाएंगे। इस भयानक तबाही के बाद पूरी दुनिया के सामने ये सवाल था कि इन गुनाहों का हिसाब कैसे हो, इनसे कैसे निपटा जाए। और इसके लिए दुनिया को नए कानून और नैतिकता की नई परिभाषाएं गढ़नी पड़ी। और यहीं पे नुर्नबर्ग ट्रायल्स ने इतिहास बनाया। ये नाजी अधिकारियों पर चलाया गया एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुकदमा था। सच तो ये है कि दुनिया के पास ऐसे अपराधों को बयां करने के लिए शब्द ही नहीं थे। इसीलिए जेनोसाइड यानी नरसंहार और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ अपराध जैसे नए कानूनी शब्द बनाने पड़े। जब इन नाजी अधिकारियों से कटघरे में सवाल पूछा गया तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? बस एक लाइन, हम तो सिर्फ हुक्म मान रहे थे। लेकिन दुनिया ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो आज भी एक मिसाल है कि किसी के हुक्म का पालन करना किसी गुनाह को जायज़ नहीं ठहरा सकता। ये कानूनी तौर पर और नैतिक तौर पर एक बहुत बड़ा कदम था। शुरू में जो लोग बच गए थे वो बिल्कुल खामोश थे। दर्द इतना ज्यादा था कि उसे शब्दों में बयां करना शायद मुमकिन ही नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे एनी फ्रैंक की डायरी जैसी कहानियों ने इस पूरी त्रासदी को एक इंसानी चेहरा दिया और पहली बार दुनिया ने आंकड़ों के पीछे छिपे इंसानों को, उनके दर्द को महसूस किया। और होलोकास्ट की उसी राख से एक वादा जन्मा, एक ऐसा संकल्प जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह है। 60 लाख, ये वो अनुमानित संख्या है उन यहूदी लोगों की जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसे सिर्फ एक आंकड़ा मत समझिए, ये 60 लाख कहानियां थीं, 60 लाख सपने थे, 60 लाख जिंदगियां थीं जिनका अंत कर दिया गया। इस भयानक त्रासदी के बाद दुनिया ने खुद को बदलने की एक बड़ी कोशिश की। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र बनाया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लिखा गया, शरणार्थियों के लिए नए कानून बनाए गए और इन सब की बुनियाद में सिर्फ एक वादा था, नेवर अगेन, फिर कभी नहीं। और शायद हॉलोकॉस्ट से मिलने वाला सबसे बड़ा और सबसे गहरा सबक यही है कि बुराई सिर्फ कुछ शैतानों या राक्षसों से पैदा नहीं होती, वो आम लोगों की चुप्पी से भी जन्म लेती है। ये कहानी सिर्फ कुछ बुरे लोगों की नहीं है, ये उन करोड़ों आम लोगों की खामोशी की भी कहानी है, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और फिर भी चुप रहे। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं की किताब नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक चेतावनी है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दुनिया में हम नफरत को फिर से सिर उठाने से कैसे रोकें।